हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स जो सीआरई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है निकल कर सामने आ चुका है। तो ये लेटर जो एम्स के तरफ से जारी किया गया है ये 29 जनवरी 2026 को जारी किया गया है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिन बच्चों का भी रिजल्ट हुआ है उनका सीट एलोकेशन जो है वो जारी हो चुका है। पोर्टल पे जाके आप अपडेट देख सकते हो और वहाँ पे कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है और चॉइस फिलिंग करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इन सारे अपडेट्स के साथ हम लोग ये लेक्चर जो है आज शुरू करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों। तो ये 22 से 24 दिसंबर 2025 में हुआ था और उसका रिजल्ट भी आपको हाल फिलहाल में ही देखने को मिला था। तो यहाँ पे डेट जो है वो मेंशन हो चुका है दोस्तों। तो सीट एलोकेशन जो है वो उसका नोटिस जो है वो 29 को आ चुका है। तो आप लोग जाके अपने पोर्टल पे अपडेट देख सकते हैं। और ये जो है पोर्टल के लिए जो www.emsexams.ac.in के साइट से जाके आप पोर्टल पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट जानने वाली जो बात है, तो चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो आप जब लॉग इन करोगे अपने साइट पे तो स्टेप फर्स्ट क्या है कि एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डर और प्रेफरेंस ऑफ चॉइस करके आपको सेकंड जो है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सीट एलोकेशन में प्रोविजनल इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ पर चॉइस और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे जाओगे। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन से एम्स में जो है किस एम्स में ज़्यादा सीटें हैं और कैटेगरी वाइज सीटें क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख के और तब चॉइस फिलिंग कीजिएगा। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन, रिजल्ट नोटिस विल बी पब्लिश ऑन वेबसाइट। वेबसाइट पे ये पब्लिश हो चुका है। उस हिसाब से आप अपना रैंक और ये सारी चीज़ें जानते होंगे। डाउनलोड एंड प्रिंट द सीट एलोकेशन लेटर फ्रॉम डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट फिजिकली इन person to the allot institute with original document certificate as per शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द इंस्टीट्यूट। तो जो भी आप चॉइस फिलिंग करोगे तो चॉइस फिलिंग के बाद जो है आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा और डीवी के समय में ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको उस इंस्टीट्यूट पे लेके जाना होगा फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें पहले जो चाहिए कि रैंक सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट इन कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई 4 में जो भी आपका रैंक आया था उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर। तो जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग और एडमिट कार्ड हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, जो भी एडमिट कार्ड एम्स ने जारी किया था उस पर भी आपका जो है वो सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद प्रिंट आउट ऑफ सीट एलोकेशन, डाउनलोड फ्रॉम डैशबोर्ड फॉर रेस्पेक्टिव ग्रुप कोड, जो भी आपका ग्रुप कोड आया होगा, है ना, फॉर्म भरते समय या फॉर्म जब जारी हुआ होगा तो भी आपको ग्रुप कोड मिला होगा। ठीक है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और क्लास 10th या मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है वो आप लगाओगे। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम या एसेट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल इफ एप्लीकेबल SC ST OBC EWS कैटेगरी इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो अगर आपने EWS कैटेगरी में या SC कैटेगरी में या ST कैटेगरी में या OBC कैटेगरी में जो है फॉर्म फिल किया है तो आपको ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो आपने एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग ऐड किया होगा तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको चाहिए। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको डिसेबिलिटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो भी इश्यू हुआ होना चाहिए।
PWBD certificate showing extent of disability issued by the authorized or competent authority. Next, NOC candidate are required to process NOC who are currently working in the central, state और autonomous और PSU bodies. तो अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहा हो पहले से और अगर उन्होंने एम्स क्वालिफाई किया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उन्होंने फॉर्म भरते वक्त भी आई थिंक एनओसी अप्लाई किया होगा और वही एनओसी जो है आपको एट द टाइम ऑफ डीवीबी एप्लीकेबल होगा. नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. जो भी आपने डिप्लोमा बीएससी के बेसिस पे या एमएससी के बेसिस पे आपने फॉर्म भरा होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्रोविजनल डिग्री चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपने प्रोविजनल लगाया है तो प्रोविजनल चाहिए, और अपने अगर डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई किया है तो प्रोविजनल की कोई नीड नहीं है. अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट, डिक्लेरेशन और इशू ऑफ सर्टिफिकेट. नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड. अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भरा हुआ है, क्योंकि एम्स ने इस बार सेपरेटली जो है रजिस्ट्रेशन नंबर का जो कॉलम बना रखा था, तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो कोई ना कोई उसका सर्टिफिकेट भी होगा, वो भी आपके पास होना चाहिए. नेक्स्ट 12th नंबर की बात करें तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स वेर एवर रिक्वायर्ड एंड ड्यूरेशन ऑफ सर्टिफिकेट. तो अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐड किया है एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपको डीवी के टाइम पर भी पेश करना होगा. नेक्स्ट है कॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी कार्ड फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इशू फ्रॉम द एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी. तो कोई आइडेंटिटी प्रूफ भी अगर जो है आपका है तो उसको भी आपको प्रूफ के तौर पे वहाँ पे डीबी में दिखाना होगा. और नेक्स्ट एनी अदर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय रिस्पेक्टिव एम्स और हॉस्पिटल. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डीबी के समय आपको चाहिए. नेक्स्ट है हु इज एलिजिबल फॉर ऑनलाइन सीट एलोकेशन. तो जिनका जो है सीबीटी या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो है वो आपका जो है एग्जाम क्लियर हुआ हो और रिजल्ट में आपका नाम और अच्छा रैंक मेंशन हो. व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर सीट एलोकेशन. तो 2 स्टेजेज हैं. स्टेप फर्स्ट में क्या है, एक्सरसाइजिंग ऑर्डर, प्रेफरेंस ऑफ चॉइस, और नेक्स्ट है ऑनलाइन एलोकेशन ऑफ सीट एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, प्रीफर्ड चॉइस आपकी क्या है वो फिल करोगे, और सेकंड टाइम में क्या होगा कि एम्स अलॉट करेगा कि आपको हम यहाँ पे सीटें अलॉट कर रहे हैं, आप वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कराइए, वहाँ पे जाके आप डीबी कराइए, सॉरी. नेक्स्ट है हाउ टू एक्सरसाइज द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. तो पहले क्या करना है, लॉग विद द सीआरई पोर्टल, CRE4 पोर्टल, जहाँ से आप लॉग करके अपना रिजल्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ये ऐड करना होगा, और चेक अपडेट सेट ऑफ क्वालिफिकेशन. नेक्स्ट सेलेक्ट द पोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल प्रेफरेंस. सेव एंड लॉग चॉइस, जो भी आपका चॉइस होगा, जैसे मान लो कि 1 2 3 3 चॉइस प्रोवाइड किए गए हैं. एक में एम्स दिल्ली है ना, सेकंड में सेंट्रल आर्म फोर्सेस है, और थर्ड में जो है लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज है. तो इसमें जो है आपको फर्स्ट चॉइस आपने ये कर दिया, सेकंड ये कर दिया, थर्ड ये कर दिया, उसके बाद आपको लॉक करना होगा. ठीक है, बिना लॉक किए ये लॉक नहीं होगा, और ये माना जाएगा कि आपने कोई भी जो अपना है चॉइस फिलिंग नहीं किया हुआ है. तो इसको आपको ये करना होगा, ध्यान से करना होगा. वंस लॉक चॉइस कैन नॉट बी चेंज. और एक बार यदि आपने लॉक भी कर दिया तो इसको चेंज नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट को थर्ड में ला दे, थर्ड को फर्स्ट में ला दे. तो ये सीक्वेंस वाइज रहेंगे, और अगर गलती से आपने किसी एम्स को छोड़ दिया, जैसे वहाँ पे मैंने बताया कि सीटें ज़्यादा वहाँ था, जैसे आपने EWS कैटेगरी में फॉर्म फिल किया है और EWS कैटेगरी में एम्स पटना में जो है वो सीटें ज़्यादा हैं, और आपने एक बार इसे मिस कर दिया, इसे आपने चॉइस फिलिंग में नहीं एक्सरसाइज किया, तो ये हो सकता है कि आपका यहाँ पे चांस भी ना आए. ठीक है, तो चॉइस फिलिंग आपको जो है वो बड़े सावधानी से करना होगा. कैन आई चेंज द चॉइस आफ्टर लॉकिंग. तो वंस सबमिटिंग
एंड लॉक चॉइस आर फाइनल। तो एक बार आपने अगर लॉक कर दिया तो चॉइस फाइनल हो जाएगा, फिर से वो अपडेट नहीं होगा। हाउ विल सीट टू बी एलोकेटेड? तो प्रोविजनल एलोकेशन बेस्ड ऑन मेरिट and order of preferences, eligibility to be verified at reporting time। तो एलिजिबिलिटी है मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी पुख्ता होगी कि आप ज्वाइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन डिसाइड करेगा। लेकिन इनिशियली आपको बस चॉइस फिलिंग करना है और ध्यान से करना है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टू डू आफ्टर सीट एलोकेशन। सीट एलोकेशन के बाद क्या होगा? तो डाउनलोड प्रोविजनल सीट एलोकेशन। जो भी आप ये एक्सरसाइज करोगे, ये एक्सरसाइज को आपको डाउनलोड करना है कि आपने फाइनल लॉक कर दिया है, और वो एक प्रकार से आपके पास डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा। और नेक्स्ट फिजिकली रिपोर्ट टू एलोकेटेड इंस्टीट्यूट। और एम्स जो इंस्टीट्यूट एलोकेट करता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहां पे जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। और आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर सारी चीजें सक्सेसफुल रही तो आपकी ज्वाइनिंग भी होपफुली वहां पे हो जाएगी। नेक्स्ट है हाउ विल आई बी इन्फॉर्म्ड। तो एम्स जो है वो एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको नोटिस देगा, और आपको ईमेल और एसएमएस अलर्ट भी आपको मिलेंगे कि आपको ये एम्स एलोकेट हुआ है, या फिर यहाँ जाके आपको रिपोर्ट करना है डीबी के लिए। नेक्स्ट हाउ टू राइज क्वेरी। तो हेल्प और क्वेरी सेक्शन होता है, और जो डैशबोर्ड होगा आपका वहां से जाके आप क्वेरी राइज कर सकते हो, या फिर एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट या ईमेल आईडी पे आप अपना क्वेरी राइज कर सकते हो। नेक्स्ट है इज एनी वेटिंग लिस्ट। तो कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होगा, एक बार आप चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग के बाद क्या होगा, एम्स जो है वो आपको एलोकेट करेगा। एन एप्लीकेंट गॉट एलोकेटेड ऑन रिजर्व कैटेगरी सीट एज पर कैटेगरी क्लेम in application form and failed to produce valid category certificate as per published criteria, what will happen in such cases। तो कह रहा है कि अगर आपने मैंने जैसे बोला कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मान लीजिए मैंने फॉर्म डाला, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मैंने फॉर्म डाला, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आई तो मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो है कोई सर्टिफिकेशन, वैलिड सर्टिफिकेशन मैं पेश नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मेरा रिजर्वेशन का क्राइटेरिया जो है वो रद्द हो जाएगा। और अगर मैं एलिजिबल होऊंगा जनरल में तो हो सकता है मैं फाइट कर पाऊँ, नहीं तो फिर जो कोई चांस नहीं है आपका फिर से मेरिट लिस्ट में नाम आने का। द बेस्ट चॉइस एज पर मेरिट इज एलोकेटेड आउट टू एलिजिबल अनरिजर्व कैटेगरी, और एलोकेशन स्टैंड्स withdrawn. The applicant who failed to produce valid category certificate has no right to claim on any post in the group even if a seat from unreserved pool is allocated a lower rank। तो एक बार जो है सीट किसी को मान लीजिए वो आपसे लोअर रैंक भी वो कैरी कर रहा है और सीट उसको एलोकेट हो गया, और आपने अपना जो डीवी के समय वैलिड प्रूफ नहीं पेश किया, तो जिनको भी सीट एलोकेट हुआ होगा उसका कैंसिलेशन नहीं होगा और आपको डीवी के बाद भी बाहर कर दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।